आईटी सेल के जो बीजेपी के मुखिया हैं जी। उनका एक संदेश आता है। अमित मालवीय जी, संदेश केवल इतना सा आता है, किताब के लिए बधाई, और उसके बाद से हमारी दुनिया पलट जाती है नीरज जी। असल में क्या कुछ हुआ किताब के बाद? पोस्ट मास्टर उनसे किताब लेके एक किताब फाड़ के देख लेता है और वो मुझसे कहते हैं कि आपको राहुल गांधी पर किताब लिखने की क्या जरूरत है। अभी पोस्ट मास्टर बता रहे हैं आपको। पोस्ट मास्टर बता रहे हैं। ये आरएसएस और आईटी सेल ने लोगों के दिमाग में कचरा भरा है। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, सबके सीने में गोलियां उतारी गई। इनमें से केवल नरेंद्र दाभोलकर के पर गोलियां उतारने वाले जो दो शूटर थे, केवल उन्हीं को सजा हुई है। और उसमें भी दाभोलकर को जिन लोगों ने मरवाया, जो पीछे बैक ऑफ द माइंड है, उनका कोई पता नहीं है। सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहां से मिलता है। इशारा कहां से? सर, एक किताब आपने लिखी और किताब के बाद आप एक यात्रा पर निकल गए। वो मजबूरी भी थी और चुनाव भी था आपका। यात्रा पर आप निकले और आपसे जो बातचीत हो रही थी, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा की यात्राएं आपने की, जिसमें आपने बहुत कुछ देखा सुना। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि किताब लिखने के बाद, क्योंकि पहले भी हमारी बातचीत हुई थी और आपने बताया था कि पब्लिशर नहीं मिला, सेल्फ पब्लिश आपको किताब करनी पड़ी। इसके बाद कुछ कुछ चीजें मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ी थी। असल में क्या कुछ हुआ किताब के बाद? देखिए, किताब के बाद नीरज जी जो कुछ हुआ, हमने कभी सोचा नहीं था कि राहुल गांधी पर किताब लिखना इतना खतरनाक हो सकता है कि हम अमेज़न पर किताब को बिक्री के लिए रजिस्टर करते हैं। सिंपल प्रक्रिया है जी। पहले हमारे दर्शक जानते हैं, आपने बताया भी कि जब मैंने किताब लिखी, कई प्रकाशकों को भेजी, सब ने कुछ दिन रखी और अंततः मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद आइए, कुछ लोगों ने कहा कि अभी वक्त ठीक नहीं चल रहा है, इस किताब को छापने के खतरे हो सकते हैं। हमने कहा कि लेखक का काम तो असल में वही है, जब कुछ खतरा महसूस हो कि आपके लिखने में कोई तो बात है। तो मुझे लगा कि अगर इनको लग रहा है कि किताब नहीं छपनी चाहिए, तो फिर किताब छपनी चाहिए। और इसलिए हमने तय किया कि हम किताब के प्रकाशक खुद बनेंगे। एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि किताब 750 पेज की है, लेकिन हमने वो जोखिम किसी तरह उठाया। हमने किताब अमेज़न पर रजिस्टर की और घोषणा करते हैं हम 23 नवंबर को कि किताब, पहले इस्तीफा फिर किताब, और किताब आती है। और किताब को लोगों का बहुत प्यार मिलता है। ये एक बड़ी बात थी हिंदी की दुनिया में कि एक किताब जिसको किसी पब्लिशर ने नहीं लिया, और जैसे हम घोषणा करते हैं दर्शक उसे हाथों हाथ ले एकदम, मतलब मेरे लिए, मैं आपसे कहूं कि एक अभूतपूर्व घटना थी। और मेरे लिए नहीं थी, वो हिंदी के उस संसार के लिए भी थी जो कहते हैं मोटी किताबों पर कोई रिएक्ट नहीं करता। एक नए लेखक की किताब, नए लेखक के रूप में मैं इस किताब में राजनीतिक रूप से नया ही था। और 24 घंटे में, पहले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग उसके लिए एक तरीके से प्रतियां ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद मुझे एक आईटी सेल के जो बीजेपी के मुखिया हैं उनका एक संदेश आता है। अमित मालवीय जी, संदेश केवल इतना सा आता है, किताब के लिए बधाई। और मैं उस पर, जाहिर है मैं उस पर क्या रिएक्ट करूंगा, मुझे कोई आदमी बताए, लेकिन मेरे लिए आश्चर्य था। लेकिन मैं उस वक्त इतनी चीजों में था कि मैंने कहा ठीक है, उनका काम है, बधाई दे रहे हैं। और उसके बाद से हमारी दुनिया पलट जाती है नीरज जी। उस बधाई संदेश के अगले 24 घंटे के बाद लोग मुझे फोन करते हैं कि अमेज़न पर किताब नहीं मिल रही है। अमेज़न पर किताब का जो लिंक है जो आपने दिया है, जब उसको क्लिक करें तो वो कहीं और चला जाता है। हम अमेज़न से बात करते हैं, अमेज़न कहता है कि कोई दूसरा सेलर आ गया होगा। तो हम कहते हैं कि हम ही तो सेलर हैं, हम ही किताब के पब्लिशर हैं, हम ही लेखक हैं, हम ही प्रकाशक हैं, हम ही सेलर हैं, हम ही ने किताब आपके पास रजिस्टर की है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसको, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जब लिंक पर क्लिक करता है, बिल्कुल सिमिलर लिंक, इसको क्लोनिंग कहते हैं, तो उसको किताब की कीमत दिखाई जाती है 5000 रुपए, किताब की कीमत दिखाई जाती है 1500 रुपए। एक लिंक में तो किताब की कीमत 12000 थी।
अब ये बड़ा हास्यास्पद है कि हिंदी की किताब की कीमत जो है वो 12,000 होगी, 5,000 होगी, यहां तक कि 1,200 रुपए होगी, 1,500 रुपए होगी। अब हम भारी परेशान हैं। लोग फोन कर रहे हैं कि किताब चाहिए और किताब नहीं है। इधर अमेजन का जो स्टोर है, जो रियल स्टोर है, वो हमें कहता है कि हमें हमें हमारे पास किताब भिजवाइए। एक व्यक्ति अकेला इन चीजों में है, हमें समझ ही नहीं आता। और ये सब कुछ हो रहा था अमित मालवीय के उस बधाई संदेश के बाद। मैंने ये सब ट्विटर पर लिखा, मेरी किताब के विमोचन पर भी ये बात सामने आई। अब हम अमेजन से एक तरफ बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि नहीं नहीं आप देखिए क्या है। फिर बहुत परेशानी हुई हमें, क्योंकि किताब किसी को मिल ही नहीं पा रही है। अब क्या करें, अमेजन से मेल चल रहा है और वो सब चल रहा है। फिर कुछ लोग, कुछ वरिष्ठ पत्रकार मित्र आप जैसे सुझाव देते हैं कि एक दूसरा रास्ता बनाओ। दूसरे रास्ते में हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करते हैं और कहते हैं कि आप हमें अपना पता भेजिए और किताब की कीमत का भुगतान करके आप किताब डायरेक्ट ऑर्डर करिए, पता भेजिए। हाँ, हमें मतलब राइटर को सीधे, लेखक से सीधे लीजिए। अब सब लोगों को लगता है कि अब तो लेखक से सीधे ले लेंगे, इसमें अमेजन क्या करेगा, इसमें आईटी सेल क्या करेगा। दरअसल ये जो कहानी है, ये आईटी सेल के उत्पीड़न की, मैं कहता हूं कि किसी लेखक के साथ भारत में एक अभूतपूर्व कहानी है कि केवल यहां तक आपका पीछा नहीं छोड़ते, फिर अगले दिन से अब ट्विटर पर आप जैसे लोग, सब लोग, एक कैंपेन भी चलता है, लोग ट्वीट करते हैं। अगले 24 घंटे में हमारे पास लोगों के फोन आते हैं, लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर पैसे भेजते हैं। किताब की कीमत 750 रुपए है जो लोग भेजते हैं। अब पता चला कि अगले दिन लोग हमें शिकायत करने लगते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि पैसे नहीं जा रहे हैं। अरे आप एक सब्जी वाले के यहां भी जाते हैं, यूपीआई लगा होता है, दिन भर में 50-100 यूपीआई कम से कम करता है, लेकिन हमारे खाते में जो है पेमेंट नहीं आ रहा है। हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है कि नहीं नहीं हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बैंक को बताते हैं तो भी बैंक नहीं मानता है। फिर किसी तरह बैंक का एक कर्मचारी बताता है कि आपके उस पर एक बैंक की भाषा में एक मेमो आया हुआ है, अच्छा, कि ये इस खाते की इसकी जांच की जाए। तो हम कहते हैं भाई कहां से आया है? तो बैंक मैनेजर हमें कहता है नहीं आप कल आइए, परसों आइए। फिर हम आरबीआई को एक चिट्ठी लिखते हैं। इस सारी प्रक्रिया में हफ्ते बीत जाते हैं। किताब के प्रति जो लोगों का एक सामान्य जो रुचि थी, जाहिर है भारत में किताब के लिए कोई इतना इंतजार नहीं करते। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आईफोन के लिए तो लोग बारिश में, धूप में घंटों लाइन लगा लेंगे, सिनेमा हॉल के लिए लगा लेंगे, लेकिन किताब ऐसी है जो चर्चा के साथ मोमेंटम उसका खो जाता है। फिर हम बैंक से, अब देखिए ना, एक लेखक पहले अमेजन से लड़ाई लड़ता है, फिर वो बैंक में जाके बैठा हुआ है सुबह से शाम, क्योंकि लोग पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट नहीं आ रहा है। फिर बैंक कहता है कि अच्छा जी आपको अभी 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, फिर वो चालू भी हो जाता है बीच में। फिर बैंक मैनेजर मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो तब होता है जब 2 करोड़ से ऊपर ट्रांजैक्शन हो। तो हमने कहा कि बताइए कहाँ हुआ भाई, एक लेखक, एक कहाँ 2 करोड़, आप समझ रहे हैं मजाक। तो कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर हम आरबीआई को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये सब में महीनों निकल जाता है। तो आप सोचिए कितनी निराशा है कि आप एक किताब लिख रहे हैं, लोग उस किताब को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप उस किताब को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं। इसी में एक आखिरी बात जोड़ दूं कि अब हम किताब कैसे पहुंचाएंगे। तो हम एक अपने नजदीकी डाकखाने में जाते हैं जी। वहां के स्टेशन जो पोस्ट मास्टर होते हैं डाकखाने के, उनसे हम बात करते हैं। वो वहां से हम 10-20 किताब सुबह शाम आते हैं। एक दिन वो मुझे कहते हैं कि आखिर ये इतनी किताबें कहाँ जाती? तो मैं उनसे कहता हूँ लोग किताब मंगाते हैं, हम किताबें भेजते हैं। पोस्टमास्टर जी। एक दिन मैं किताब कहीं बाहर यात्रा पर चला जाता हूँ और मेरी पत्नी जाती हैं और पोस्टमास्टर उनसे किताब लेके एक किताब फाड़ के देख लेता है। पोस्टमास्टर आपका पार्सल जो है पार्सल, वो कहती है मेरी पत्नी कि किस अधिकार से आप ये कर रहे हैं? तो कहते हैं भाई मैं चेक कर रहा हूँ क्या है किताब, इस बॉक्स में क्या है। और किताब देखकर क्या बोलते? किताब देख के वो कहते हैं कि मैं कल आपके हस्बैंड से बात करूंगा। अब मैं अगले दिन जाता हूं, मैं पहले उनसे अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं कि आप पैकेट कैसे फाड़ सकते हैं। तो कहते हैं नहीं मेरा अधिकार है। इतने लोग सोचिए पैकेट भेजते हैं, चीजें भेजते हैं,
वो मेरा ही पैकेट फाड़ के मुझसे कह रहे हैं, और वो मुझसे कहते हैं कि आपको राहुल गांधी पर किताब लिखने की क्या जरूरत है। अब ये पोस्टमास्टर बता रहे हैं आपको? पोस्टमास्टर बता रहे हैं। ये आरएसएस और आईटी सेल ने लोगों के दिमाग में कचरा भरा है कि जो सरकारी जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो संवैधानिक दायित्व निभाने का जिनका काम है, वो नागरिकों की इस तरह निगरानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी पर किताब लिखने की हिम्मत कैसे की। वो यथासंभव मेरे खिलाफ अड़चन पैदा करते हैं। आपको पता है कि 10 किताबें पोस्ट करने के लिए, नागरिकों को भेजने के लिए मैं 3-3 घंटे खड़ा रहता था, क्योंकि वो कहते थे एक बार में आप 5 ही किताब पोस्ट करेंगे। ये सजा है जो एक लेखक को दी गई दस्तावेजीकरण के लिए। सर, ये जो आईटी सेल की आपने बात की, आईटी सेल अलग अलग जगहों पर मुझे लगता है हीरो क्रिएट करता है, और जो हीरो होते भी हैं उनकी कुछ चीजें छिपा लेता है, कुछ चीजें जाहिर करता है जो उसके राजनीति को सूट करे। आपने महाराष्ट्र की यात्रा की, शिवाजी महाराज, उनका नाम लिए बिना मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की कोई चर्चा की ही नहीं जा सकती है। शिवाजी महाराज के बहुत सारे रंग हैं, कुछ तो वो जो हमने पढ़े और कुछ वो जो आईटी सेल ने पढ़वाए लोगों को। आपने कैसा देखा सर शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में? मुझे लगा कि बहुत जरूरी था कि मैं महाराष्ट्र जाऊं, क्योंकि शिवाजी जो थे, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाद में आईटी सेल ने जब सबका एक उनके पास एक तकनीकी रूप से सक्षमता आ गई, एक अलग शिवाजी खड़े कर दी, और वो बहुत पहले से कर रहे थे, और उसको काउंटर करने का काम इस किताब ने किया था। गोविंद पानसरे, वही गोविंद पानसरे जिनको उनके घर के पास ही उसी सांप्रदायिकता ने छलनी किया, उनके सीने में बारूद भर दिया, जिस सांप्रदायिकता ने गांधी के सीने में गोलियां उतारी थी। उसी गोडसे को आज हीरो बनाया जा रहा है, और गोविंद पानसरे को जिन लोगों ने उनके सीने में गोलियां उतारी, सनातन संस्था से उनका संबंध है, आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। तो उन्हीं की ये किताब थी जो उनकी जान जाने के प्रमुख कारणों में से है, शिवाजी कौन थे। ये केवल 78 पेज की किताब है नीरज जी, और इतनी खूबसूरत किताब है। समयक प्रकाशन से यह किताब आई है, आप देख सकते हैं, केवल 78 पेज की किताब। इसमें असली शिवाजी हैं। इसमें बताया गया है कि शिवाजी का तोप खाना कौन संभालता था। अब जब ये दर्शक जान जाए, जनता जान जाए कि इब्राहिम खान उनका खास सिपह सालार था जी। शिवाजी की नीतियां ऐसी थी, मतलब शिवाजी का काम सचमुच में अद्भुत है। एक राजा के रूप में उनकी नीतियां किसानों के इतने समर्थन में है, उनके लिए लोग अगर जान देने को तैयार थे तो उसकी वजह थी। पूरे महाराष्ट्र में आप मुसलमानों से बात कीजिए, आप हिंदुओं से तो हिंदू को छोड़ दीजिए, मुसलमानों से बात कीजिए, वो आप शिवाजी के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। शिवाजी से मोहब्बत करते हैं। कोल्हापुर, सांगली, सतारा। लेकिन दौरे हाजिर ने तो शिवाजी को भगवा मय करके दिखाया हुआ है सर। बिल्कुल, उन्होंने एक नकली शिवाजी बना दिए, एक ऐसा शिवाजी जो मुसलमानों से नफरत करता है। हमें यह जानना समझना जरूरी है कि शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी जी। औरंगजेब के सेनापति हिंदू हैं, उनके पास हिंदू राजाओं की फौज है, वो एक सत्ता है जिसका औरंगजेब नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ शिवाजी हैं, उनकी अपनी सत्ता है, और उनके पास मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, उनके खास सिपह सालार मुस्लिम हैं जी। तो सबसे बड़ा काम जो आरएसएस ने शुरू किया, और महाराष्ट्र में संभाजी ब्रिगेड खास तौर पर कर रहा है, उसने एक नकली शिवाजी बना। तो महाराष्ट्र में बेसिकली कम्युनल पोलराइजेशन को क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर पाए, उनको एक छवि चाहिए थी, और वैसी छवि उन्होंने शिवाजी की गढ़। उन्होंने शिवाजी की एक ऐसी छवि गढ़ दी जिसमें उनको मुसलमानों का एक सबसे बड़ा शत्रु बना दिया।
जबकि आप पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए, कहीं कोई ये बात जमीन पर नहीं थी, ये क्रिएट की गई है। बबल है, वैक्यूम में क्रिएटेड। बिल्कुल, क्योंकि अब यही था, अगर गोविंद पानसरे के लेक्चर होते, नरेंद्र दाभोलकर के लेक्चर होते, ये भी हमको कहना जरूरी लगता है कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, ये सब लगभग एक जैसा काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को काउंटर कर रहे हैं। और आप देखें कि एक एक करके कैसे 2013 से अभियान चलता है और चारों के चारों लोग मारे जाते हैं, आवाजों को खत्म कर दिया जाता है। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, सबके सीने में गोलियां उतारी गई, सबके सीने में नफरत का बारूद डाला गया, ठूसा गया। और उन सब का संबंध कुछ 2 संस्थाओं से, 3 संस्थाओं से ही पाया गया। उनके सबके पैटर्न एक थे। ये कहना भी इस वक्त जरूरी है कि इनमें से केवल नरेंद्र दाभोलकर के पर गोलियां उतारने वाले जो 2 शूटर थे, केवल उन्हीं को सजा हुई है, बाकी किसी को नहीं हुई है। आजाद घूम रहे हैं। और उसमें भी दाभोलकर को जिन लोगों ने मरवाया, जो पीछे बैक ऑफ द माइंड है, उनका कोई पता नहीं है। केवल 2 शूटर जो पकड़ लिए गए, तो शूटर मेरे ख्याल से शूटर हत्यारे नहीं हैं, अपैरेंटली हत्या कर रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाला मोटिवेशन जहां से मिला है, मोटिवेशन जहां से मिला जी। सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहां से मिलता है, इशारा कहां से मिलता है। तो इशारा जहां से मिल रहा है उसकी कोई धरपकड़ हुई नहीं। इसलिए हम आप सभी से ही अनुरोध करना चाहेंगे कि इस किताब को, जो सामयिक प्रकाशन पश्चिमपुरी नई दिल्ली का प्रकाशन है, ऑनलाइन उपलब्ध है, इस किताब को ज़रूर ख़रीदें और अपने घर में, परिवार में बच्चों को बताएं कि शिवाजी कौन थे, क्या थे, उनकी विरासत क्या है। यह सब जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप महाराष्ट्र में हों, आप देश के किसी भी कोने में हों, लेकिन शिवाजी के खिलाफ जो पूरी मुहिम चल रही है उसको समझना जरूरी है। दरअसल शिवाजी के खिलाफ मुहिम वही लोग चला रहे हैं जो शिवाजी को बड़ा अपना बता रहे हैं। ये भी एक तय बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको कैसी लगी चर्चा ज़रूर हमें बताइए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिए। सर अवेलेबल हुए तो सर से बात की जाएगी, वरना फ़ोन पे मैं इनसे जानकर और आपको बताऊंगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।